हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। मैं आपका दोस्त शुभम दुबे आपके लिए लेके आया हूं आज एक नया टॉपिक क्लास 10th का फिजिक्स का। तो आपके अपने यूट्यूब चैनल अचीवर्स एकेडमी नूतन चौक में। अब देखिए, लास्ट टॉपिक पे हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था रफ सरफेस के कैरेक्टरिस्टिक के बारे में कि रफ सरफेस कैसा होता है, क्या बिहेवियर वो शो करता है, इसके बारे में ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया था। आज के टॉपिक में हम लोग पढ़ने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो कि सीबीएसई में आने के चांसेस, सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में आने के चांसेस 100% होते हैं। हर साल ये आता है और बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे बहुत सारे न्यूमेरिकल्स आप लोग बनाने वाले हैं। तो ध्यान से आज के टॉपिक को पढ़ेंगे हम सभी के सभी अच्छे से। तो देखिए यहाँ पर लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है, लॉ समझिएगा इसे। एक्चुअल में रिफ्लेक्शन होने के लिए बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो उन सभी चीज़ों को स्टडी करके हमने कुछ चीज़ों को एक लॉ के रूप में बना दिया। कुछ स्टडी हमने किया, कुछ प्रैक्टिकल एग्जामिन्स हमने किए और उन सभी को एग्जामिन्स करके हमने कुछ एक लॉ बनाए, बेसिक लॉज बनाए जिसको हम लोग फॉलो करते हैं रिफ्लेक्शन में। तो पहला लॉ जो था रिफ्लेक्शन का, तो आप देख रहे होंगे ये एक प्लेन सरफेस है। मैंने एक प्लेन सरफेस बना दिया यहाँ पर और उस प्लेन सरफेस पर ए बी इंसिडेंट लाइट है और बी सी रिफ्लेक्टेड लाइट है। मतलब ए बी लाइट आ रही है, टकराने के बाद कहाँ पर टकराई, पॉइंट बी पर। कहाँ पर टकराई, पॉइंट बी पर टकराई। ये पॉइंट बी है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। वहां से टकरा करके लाइट रिफ्लेक्ट बैक हो गई, वापस से चली गई, सेम जहाँ जिस तरफ से आई थी, इधर से आई थी, उसी मीडियम पे वापस लौट गई। मीडियम के बारे में बात करेंगे जब हम लोग रिफ्रैक्शन पढ़ेंगे। अब यहाँ देखिए, बी सी लाइट रिफ्लेक्टेड लाइट है, ए बी इंसिडेंट लाइट है, एम एन नॉर्मल है सरफेस पर। तो इन सबको फॉलो करते हुए लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन बनाया गया, जिसमें दो लॉ हमको पढ़ने हैं। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में कितने लॉज पढ़ेंगे हम लोग, दो लॉ के बारे में स्टडी करेंगे। तो ध्यान से देखिए, यहाँ पर पहला लॉ है इंसिडेंट लाइट, रिफ्लेक्टेड लाइट एंड नॉर्मल मस्ट लाई ऑन द सेम प्लेन। अब इसका मतलब क्या है, मस्ट लाई ऑन द सेम प्लेन का बेसिकली यहाँ पर मतलब क्या है, ध्यान से देखिए। मान लीजिए ये कोई एक प्लेन सरफेस है, क्या है, प्लेन सरफेस या प्लेन मिरर है मान लीजिए। यहाँ पर एक लाइट आती है, इंसिडेंट लाइट। सपोज करें ये एक इंसिडेंट लाइट है, यहाँ पे आई, ये इंसिडेंट लाइट हो गई। क्या हो गई, इंसिडेंट लाइट। सरफेस से रिफ्लेक्ट होने के बाद ये लाइट ऐसे चली जाती है। ध्यान से देखिएगा, जो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूं उसे। ये लाइट हो गई आपकी रिफ्लेक्टेड लाइट, ये लाइट हो गई आपकी इंसिडेंट लाइट। ब्लू मार्कर इंसिडेंट लाइट के लिए है, रेड मार्कर रिफ्लेक्टेड लाइट के लिए है। तो आप देखिए, इंसिडेंट लाइट और रिफ्लेक्टेड लाइट दोनों के दोनों इसी प्लेन पर हैं। ये एक प्लेन हुआ और ये दूसरा हुआ, तो ये एक ही प्लेन पर है दोनों के दोनों। और इसके बाद इन दोनों को लेकर के जो मैं नॉर्मल बनाऊंगा, ये नॉर्मल रहा आपका ऐसे, ये नॉर्मल जो मैं ड्रॉ करूंगा, ये नॉर्मल भी इसी प्लेन पर आया। इसका मतलब आपको एक चीज समझ में आ गई कि इंसिडेंट लाइट, रिफ्लेक्टेड लाइट और नॉर्मल तीनों के तीनों एक ही प्लेन पर होने चाहिए, तभी रिफ्लेक्शन होगा। और ऑब्वियस सी बात है, जिस सरफेस पर लाइट टकरा रही है हमको इंसिडेंट रे उसी पे बनाना होगा। टकराने के बाद वो लाइट रिफ्लेक्ट होगी, तो शुरुआत कहाँ से होगी, जहाँ पे वो टकराई थी। तो सरफेस पर ही कौन आया, इंसिडेंट लाइट आया। सरफेस से ही कौन बना, रिफ्लेक्टेड लाइट बना। और सरफेस पर ही हमने क्या बनाया, नॉर्मल। इसका मतलब तीनों के तीनों एक ही प्लेन पर आ गए। क्या हो गए, तीनों के तीनों एक ही प्लेन पर आ गए। ठीक है, तो इंसिडेंट लाइट, रिफ्लेक्टेड लाइट एंड नॉर्मल मस्ट लाई ऑन द सेम प्लेन। तीनों के तीनों एक ही प्लेन पर होने चाहिए। ये कॉन्सेप्ट समझने के बाद आगे की बात करते हैं। एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन शुड बी इक्वल। जो भी इंसिडेंस एंगल है, यहां पर मान लीजिए वो एंगल कितना है, एंगल आई। तो ये लॉ ये कहना चाह रहा है कि हमेशा रिफ्लेक्शन में जो भी एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है वो हमेशा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होना चाहिए। जैसे कि अगर ये एंगल इंसिडेंस का 30 डिग्री है
तो आंख मूंद करके हम लोग आंसर कर सकते हैं कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना होगा, 30 डिग्री होगा। अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस 80 डिग्री है तो हमको भी आंसर रिफ्लेक्शन का कितना देना पड़ेगा, 80 डिग्री देना पड़ेगा। इसका मतलब लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में ओनली इन द केस ऑफ रिफ्लेक्शन वी विल कंसिडर दिस काइंड ऑफ लॉ। ओके, ओनली इन लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन we will see in the next upcoming videos refraction, reflection and refraction। तो याद रखिएगा रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन दोनों अलग अलग चीजें होती हैं। रिफ्लेक्शन में एंगल आई एंगल आर के बराबर होगा, लेकिन रिफ्रैक्शन में एंगल आई और एंगल आर बराबर नहीं होगा। तो बाद में कंफ्यूज नहीं होइएगा, याद रखिएगा ये केवल और केवल लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में एप्लीकेबल है। एंगल आई इज इक्वल्स टू एंगल आर। अब देखते हैं इससे बेस कौन कौन से क्वेश्चंस आते हैं। तो एक क्वेश्चन मैंने यहां ड्रॉ किया हुआ है, अ लाइट फॉलिंग ऑन द सरफेस मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री विद द सरफेस, सो फाइंड आउट द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। हम बहुत जल्दबाजी में होते हैं और तुरंत इसका आंसर करना चाहते हैं, क्योंकि हमको सर ने पढ़ाया हुआ है, शुभम सर ने हमको बताया हुआ है कि भैया लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का सेकंड पार्ट जो है उसके हिसाब से एंगल आई और एंगल आर तो बराबर है। बिल्कुल सही बात है। तो यहां पर 30 डिग्री जो एंगल ऑफ इंसिडेंस हमको दिख रहा है वही क्या होगा, आर होगा। बट यहां थोड़ा सा रुक करके आपको क्वेश्चन को पढ़ना होगा। यहां पर क्वेश्चन ये बोल रहा है कि फॉलिंग ऑन द सरफेस मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री विथ द सरफेस। मैंने आपको बताया था कि इंसिडेंस एंगल नॉर्मल के साथ एंगल बनाता है। इंसिडेंट लाइट जो होती है वो एंगल बनाएगी नॉर्मल के साथ में, बट यहां पर क्वेश्चन में एक थोड़ा सा घुमा दिया है। क्वेश्चन ने ये बोल दिया है विथ द सरफेस, इसका मतलब ये 30 डिग्री सरफेस के साथ है, ना कि नॉर्मल के साथ। तो यहां पर हम बनाएंगे कैसे क्वेश्चन को, तो बहुत आसान है। नॉर्मल है ये, मतलब 90 डिग्री होगा। 90 डिग्री अगर ये होगा, ये 30 है, तो 90 में से 30 माइनस कीजिए तो ये एंगल कितना आएगा, 60 डिग्री। इसका मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस यहां पर कितना है, 60 डिग्री। तो इसका मतलब एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना होगा, 60 डिग्री। बहुत आसान है ना। तो याद रखिए क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना है, तभी आपको उसका आंसर करना है, अदरवाइज यू विल कमिट अ मिस्टेक। ओके, यू विल कमिट अ मिस्टेक। तो याद रखिएगा ध्यान से पढ़ना है, आराम से रुक करके पढ़ना है। अब आगे देखते हैं, आगे की हमारी आज की टॉपिक वो है लैटरल इन्वर्शन। तो टॉपिक का नाम है लैटरल इन्वर्शन। हमारी अगली टॉपिक है लैटरल इन्वर्शन। लैटरल इन्वर्शन डेली आप लोग घरों में देखते हैं। जब भी आप मिरर पे तैयार होने जाते हैं, ऐसे ऐसे बाल बना बना करके बाहर निकलने को तैयार होते हैं, और जब मिरर पे जाते हैं तो आपको समझ में आता है लैटरल इन्वर्शन के बारे में। ठीक है, तैयार होने जाते हैं, पार्टीज में जाते हैं, तो लैटरल इन्वर्शन आपको समझ में आता है। मैं आपको अच्छे से और समझा देता हूं लैटरल इन्वर्शन। अब देखिए वर्ड्स को पकड़िएगा। लैटरल मतलब हम बोल सकते हैं बाद में। कब, बाद में, आफ्टर। लैटरल मतलब बाद में, ठीक है। और इन्वर्शन मतलब क्या होता है, उल्टा। तो अगर मैं हिंदी में बात करूं तो ये हो गया बाद में, और इसका मतलब हो गया उल्टा। इसका मतलब कोई एक चीज होगी जो बाद में उल्टी हो जाएगी। बाद में क्या हो जाएगी, उल्टी। उल्टी का मतलब क्या होता है, हमने सीधा खड़ा किया हुआ है, वो चीज उल्टा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, उल्टा। लेकिन कब, बाद में। अब समझिएगा कैसे लैटरल इन्वर्शन को मैं डिफाइन करता हूं। यहां पे देखिए आप सभी को ये मिरर नजर में आ रहा है, कैमरा भी दिख रहा होगा आपको सभी को इसमें, ठीक है। अब देखिए मैं आपको दिखाता हूं। मैंने अपने फिंगर को यहां प्लेस किया, ये मेरा फिंगर है, ध्यान से देखिएगा। अभी अगर मैं फिंगर को ऐसे रख रहा हूं, ध्यान से देखिएगा, तो ये थंब यहां पर है टूवर्ड्स लेफ्ट। कहां पर है, टूवर्ड्स लेफ्ट। और ये जो फिंगर है वो कहां है, टूवर्ड्स राइट। टूवर्ड्स लेफ्ट, टूवर्ड्स राइट। अब इसका इमेज देखिए। अगर मैं इमेज की बात करूं तो इमेज में यही चीज, यही थंब आपको राइट में दिखाई दे रहा है, और ये वाली उंगली जो है, छोटी वाली उंगली जो है,
वो आपको लेफ्ट में दिखाई दे रही है। ध्यान से देखिए, अभी ओरिजिनल में ये थंब लेफ्ट की तरफ है और ये राइट की तरफ है, लेकिन जैसे ही मैं मिरर में देखता हूं तो मिरर में ये मुझे थंब जो है वो राइट में दिखाई देता है और ये वाली उंगली जो है वो मुझे लेफ्ट में दिखाई देती है। कहाँ पे? लेफ्ट में दिखाई पड़ती है। समझ में आ रहा है आप सभी को अच्छे से? इसको बोलते हैं लेटरल इन्वर्शन। इस फिनोमिना को हम क्या बोलते हैं? लेटरल इन्वर्शन के नाम से पहचानते हैं। या एक और एग्जांपल देता हूं, मेरे सामने जो माइक लगी हुई है, क्या लगी हुई है? माइक। ये माइक मेरे राइट में है। कहाँ है? मेरे राइट में। लेकिन इमेज में देखिएगा कि वो कहाँ जाता है। तो इमेज में देखिए, इमेज में ये मेरे लेफ्ट में आ गया। इमेज में कहाँ आया? मेरे लेफ्ट में आ गया है। तो यहां पर आपको एक चीज समझ में आई कि लेटरल इन्वर्शन प्लेन मिरर का एक फिनोमिना है। किसका फिनोमिना है? प्लेन मिरर। और ये जो मिरर मैंने आपको दिखाया, ये मिरर कहलाता है प्लेन मिरर। क्या कहलाता है? प्लेन मिरर। तो प्लेन मिरर याद रखिएगा, लेटरल इन्वर्शन इज द फिनोमिना ऑफ प्लेन मिरर। तो एक चीज हम याद कर लेते हैं, इट इज a phenomena of plane mirror. It is a phenomena of plane mirror. तो लेटरल इन्वर्शन से हमने क्या समझा? लेटरल इन्वर्शन से हमने एक चीज ये समझी कि अगर मैं यहां पर लिखूं रेड और ये रहा सामने मिरर, क्या रहा? मिरर। तो रेड मुझे इस तरह से नजर में आएगा, ऐसे ऐसे ऐसे, जस्ट अपोजिट, जस्ट अपोजिट। तो लेटरल इन्वर्शन क्या हुआ? द फिनोमिना in which right side and left side of an object becomes left side and right side in the image। तो लेटरल इन्वर्शन मतलब हम खड़े हुए प्लेन मिरर के सामने और बाद में जब हमारा इमेज उसमें आया तो वो क्या हो गया? उल्टा हो गया। इसका मतलब तो यही था ना आखिर में, बाद में उल्टा हो जाना। तो जो चीज़ प्लेन मिरर के सामने खड़ी होती है उसका पार्ट चेंज हो जाता है। मतलब अगर मैं इस हैंड को रेस करूंगा तो ये लेफ्ट हैंड है, लेकिन मिरर में, इमेज में वो उसका क्या बन जाएगा? राइट। अगर मैं राइट को रेस करूंगा तो वो इमेज का क्या बन जाएगा? लेफ्ट। तो इस तरह से लेटरल इन्वर्शन के फिनोमिना को आप समझ सकते हैं। अब लेटरल इन्वर्शन के फिनोमिना को समझने के बाद हम बात करते हैं इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर। जैसे ये मेरे पास एक प्लेन मिरर है, मैं प्लेन मिरर के सामने खड़ा हुआ तो प्लेन मिरर के सामने खड़े होने पर मेरा जो इमेज उसके अंदर बन रहा है वो इमेज का फॉर्मेशन कैसे होता है, हम उसके बारे में बात करेंगे। तो फॉर्मेशन ऑफ इमेज, फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय प्लेन मिरर, फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय प्लेन मिरर। तो चलिए प्लेन मिरर पहले खड़ा कर देते हैं। ये हमारा प्लेन मिरर है, ठीक है। क्यों बनाना समझ में आ रहा होगा। ये सरफेस को ध्यान से देखिए, ये सरफेस पूरी तरह क्या है? प्लेन है, इसलिए क्या नाम पड़ा? प्लेन मिरर। और जैसे मैंने कल बताया था, इसके पीछे अगर मैं ओपन करके आपको दिखा सकता तो इसके पीछे में रेड कलर होता है जो कि प्रोटेक्टिव लेयर होता है, जो सिल्वर कोटिंग या एल्युमिनियम कोटिंग को स्क्रैचेस से बचाता है। अब यहां देखिए ध्यान से, ये एक लाइट आई, इंसिडेंट लाइट,
और इस पर हमने एक नॉर्मल बना दिया। यहां कहीं पर कोई ऑब्जेक्ट खड़ा होगा, यहां कहीं पर मान लीजिए यहां पर ब्यूटी खड़ी है। कौन खड़ी है? ब्यूटी तैयार हो रही है मार्केट जाने के लिए, ठीक है, क्रीम पाउडर का जखीरा लेके बैठी हुई है ब्यूटी, ठीक है। तो यहां पर ब्यूटी खड़ी हुई है मिरर के सामने, खुद को एज्यूम नहीं करना भाई, है ना, ब्यूटी का एज्यूम करना खाली। अब इसका एक रे यहां पे और गया, रे तो बहुत सारे जाएंगे इसके, बट डायग्राम कॉम्प्लिकेटेड ना बने, डायग्राम अच्छे से बने करके मैं यहां पर केवल 2 रे को ले रहा हूं। ये 2 रे आ गए, इसका भी हम बना देते हैं नॉर्मल। ये बन गया नॉर्मल इसका। अब क्या होगा? रिफ्लेक्शन। एंगल I1, एंगल R1, रिफ्लेक्शन एंगल I2, एंगल R2। आप देख रहे हैं कि यहां पर इन रे के बीच का जो डिस्टेंस है वो कंटिन्यूअसली इंक्रीज हो रहा है। अगर मैं यहां पर की गैपिंग की बात करूं D1, यहां पर की गैपिंग की बात करूं D2, यहां पर की गैपिंग की बात करूं D3, तो D1 स्मॉलर देन D2 स्मॉलर देन D3। तो आपको समझ में आ गया कि कंटिन्यूअसली इनके बीच का गैप इंक्रीज हो रहा है। इसका मतलब ये लाइट आपस में क्या हो रही है? डायवर्ज। क्या हो रही है? डायवर्ज, मतलब कि फैल रही है, दूर दूर जा रही है। और मैंने बताया था आपको इमेज के बनने के लिए ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि 2 रेस का आपस में इंटरेक्शन हो। अगर ये 2 रेस हैं तो इनका आपस में यहां पर कोई एक टकराव पॉइंट होना चाहिए, कोई एक इंटरेक्टिंग पॉइंट होना चाहिए। जब तक 2 रे आपस में मिलेंगी नहीं, इमेज बनेगा नहीं। तो यहां पर तो नहीं मिल रही है, तो हम एक काम करते हैं, इसको पीछे बढ़ाते हैं। कहां बढ़ाते हैं? पीछे की तरफ। ये हमने बढ़ा दिया और इसे बढ़ा दिया। यहां कहीं पर उनका मीटिंग पॉइंट आया। ये क्या आया? उनका मीटिंग पॉइंट। तो यहां पर आप एक चीज देख रहे होंगे, मिरर के सामने वाले पोजीशन को मैंने बिना किसी ब्रेकिंग लाइन के बनाया है, ब्रेकिंग रे के बनाया है। लेकिन मिरर के पीछे वाले हिस्से को मैंने डॉटेड लाइन से बनाया है। किससे बनाया है? डॉटेड लाइन से, और वहां पर कोई एरो नहीं लगाया है। तो आपको एक चीज समझना होगा, जब भी कोई चीज डॉटेड यूज की जाएगी, डॉटेड, तो याद रखिएगा वो हमेशा वर्चुअल के लिए यूज किया जाएगा, वर्चुअल इमेज। और जब भी कोई रे स्ट्रेट फॉर्म में यूज की जाएगी तो वो रियल इमेज के लिए यूज की जाएगी। वर्चुअल इमेज का मतलब होता है जिसे आप लोग स्क्रीन पर नहीं देख सकते हैं। जैसे कि अगर मैं सामने खड़ा हो जाऊं इस बोर्ड के, तो इस बोर्ड पर मेरा कोई भी डायग्राम नहीं बनता है। लेकिन जैसे ही मैं इस मिरर के सामने खड़ा होता हूं तो इस मिरर के अंदर में मेरा इमेज बनता है, जो कि वर्चुअल है। मतलब मैं अपनी बॉडी को स्क्रीन पर ऑब्टेन्ड नहीं कर सकता हूं, लेकिन अपने इमेज को मिरर के अंदर ऑब्टेन कर सकता हूं। तो मैं कहलाऊंगा वर्चुअल इमेज। मेरा इमेज जो है वो क्या कहलाएगा? वर्चुअल इमेज। लेकिन जब सिनेमा हॉल में आप जाते हैं और सिनेमा हॉल पर हम लोग फोकस करके स्क्रीन पर मूवीज को चलाते हैं, तो जो स्क्रीन पर सारे इमेजेस आते हैं उसे बोलते हैं रियल इमेज। तो रियल के लिए हम लोग बिना किसी ब्रेकिंग लाइन के ये रे यूज करेंगे, और वर्चुअल के लिए हमेशा यूज क्या करेंगे? डॉटेड। क्या यूज करेंगे? डॉटेड। तो ये डॉटेड मैंने यूज किया। अब यहां पर ब्यूटी का फोटो बन गया, ब्यूटी तैयार हो गई, ब्यूटी क्या हो गई? तैयार हो गई। अब आप देख रहे होंगे कि यहां पर जो फॉर्मेशन हुआ है, उस फॉर्मेशन में एक आपको खास तरह की चीज मालूम चल रही है। और वो खास तरह की चीज क्या है? वो खास तरह की चीज ये है कि ब्यूटी की जो हाइट थी वो इमेज के अंदर भी वही की वही है, सेम हाइट।
जैसे कि मैं अगर मिरर के सामने तैयार होने के लिए खड़ा होता हूं तो जितनी मेरी साइज होती है उतना ही साइज का क्या बनता है अंदर इमेज। क्या किसी ने आज तक ऐसा किया है कि खड़ा होता है सामने इमेज मिरर के और उसकी इमेज छोटी बन जाए? प्लेन मिरर की बात कर रहा हूं, छोटी बन जाए, पॉसिबल नहीं है। तो प्लेन मिरर पर एक कैरेक्टरिस्टिक हमको ये मालूम चल गई कि ऑब्जेक्ट का जो साइज होता है इमेज का भी वही साइज होता है। क्या होता है? वही साइज हमको मिलता है। प्लस ये जो डिस्टेंस आपको नजर में आ रहा है, ये डिस्टेंस मान लीजिए डिस्टेंस कितना है x1 और इमेज का डिस्टेंस मान लीजिए कितना है x2। आप देख रहे होंगे कि मिरर के सामने में जितने डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट खड़ा है उतना ही सेम डिस्टेंस पर इमेज बना। तो ये दूसरा क्या बन गया अपने को? नेचर। इसका मतलब प्लेन मिरर में जितने डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट मिरर के सामने खड़ा होता है इमेज भी मिरर के पीछे उतने ही डिस्टेंस पर बनेगी। क्या बनेगी? उतने ही डिस्टेंस पर बनेगी। तो कुछ नेचर है प्लेन के, उससे हम लोग यहां पे लिख लेते हैं नेचर ऑफ प्लेन मिरर। नेचर का मतलब जब भी ऑब्जेक्ट प्लेन मिरर के सामने खड़ा होगा, whenever any object stands in front of the plane mirror, then what will be the character of that particular image? तो नेचर ऑफ प्लेन मिरर, ठीक है, प्लेन मिरर का नेचर क्या होता है या इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर का नेचर क्या होता है, या फिर लिख सकते हैं इसको नेचर ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर। टॉपिक का नाम तो और अच्छा होगा। पहला पॉइंट लिख लेते हैं इसमें, नेचर ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर। जब भी प्लेन मिरर से इमेज बनेगा वो हमेशा कैसे नेचर का होगा, इसको हम लोग देख लेते हैं। तो पहला नेचर होगा इमेज साइज सेम एज ऑब्जेक्ट साइज। दूसरा पॉइंट, पहला पॉइंट नोट कर लिया हमने। दूसरा पॉइंट, जितने डिस्टेंस पर मिरर के सामने ऑब्जेक्ट होगा मिरर के पीछे उतने ही डिस्टेंस पर कौन होगा? इमेज। तो लिख लेते हैं डिस्टेंस ऑफ इमेज बिहाइंड मिरर will be same as the object distance placed in front of mirror। ठीक है। थर्ड पॉइंट, आप देख रहे हैं केवल आपके हाथ और आपके पैर, आपकी आंखें चेंज हुई, बट आप अभी भी सीधे ही नजर में आ रहे हैं। कैसे? सीधे। तो सीधे वर्ड के लिए फिजिक्स में हम लोग यूज करेंगे इरेक्ट। इमेज विल बी इरेक्ट। इरेक्ट मतलब सीधा, और सीधे को डिफाइन कैसे करेंगे अभी बात करेंगे हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस की, तब आपको समझ में आएगा सीधा और उल्टा फिजिक्स में कैसे टर्म्स होंगे। तो ये कुछ नेचर हो गए प्लेन मिरर के। किसके हो गए? प्लेन मिरर के कुछ ये आपके कॉन्सेप्ट्स हो गए। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पर हम आने वाले हैं, और वो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा आपका स्फेरिकल मिरर। टॉपिक कौन सा होगा आपका? स्फेरिकल मिरर होगा, जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो देखिए यहाँ पर स्फेरिकल मिरर, अगली हमारी जो टॉपिक है वो है स्फेरिकल मिरर। तो वीडियो को पॉज करके आप सारी चीज़ें लिख सकते हैं आराम से। और अगला जो टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिस पर हम बात करने वाले हैं, और वो टॉपिक है आपका रिफ्लेक्शन बाय स्फेरिकल मिरर। रिफ्लेक्शन बाय स्फेरिकल मिरर।
ठीक है, तो पहले समझ लेते हैं स्फेरिकल मिरर क्या होता है। स्फेरिकल मिरर, इसको समझने के लिए मैं आपको बहुत बेसिक चीज समझाने वाला हूं। आपको इस ग्लास नजर में आ रहा है, ये ग्लास आप सभी को विजुअलाइज है अच्छे से। देखिए, ये एक हॉलो स्फीयर ऑफ ग्लास है। अगर अंदर की बात की जाए अंदर से, तो हॉलो स्फीयर ऑफ ग्लास है। या एक मैं बॉल को ले लेता हूं। एक बॉल जो होता है, या फिर इसको देखिए अच्छे से ध्यान से, यहां समझ में आएगा आपको। इस पार्ट को देखिए, अगर इतने पार्ट को देखा जाए तो इसका जो इतना पार्ट है ये वाला, ये एक स्फेरिकल के जैसा दिख रहा है आपको। क्या दिख रहा है? स्फेरिकल के जैसा। तो एक्चुअल में स्फेरिकल ग्लास जो होता है या स्फेरिकल मिरर जो होता है, वो एक हॉलो स्फीयर ऑफ ग्लास का पार्ट होता है। तो स्फेरिकल मिरर क्या हुआ? इट इज अ पार्ट ऑफ हॉलो स्फीयर ऑफ ग्लास। तो हॉलो स्फीयर का एक पार्ट जो होता है वो कहलाता है स्फेरिकल मिरर, और वो देखने से कुछ इस तरह से आपको नजर में आएगा, ऐसा। जैसे कि अगर मैं इसके टॉप व्यू को आपको देखने के लिए बोलूं, किसको? टॉप व्यू को। तो ये टॉप व्यू आपको नजर में आ रहा है ऐसे, ये इसका टॉप व्यू है। तो कुछ इस तरह से आपका स्फेरिकल मिरर होता है। क्या होता है? स्फेरिकल मिरर। अब स्फेरिकल मिरर में हम लोग दो चीजों के बारे में पढ़ेंगे, एक पढ़ेंगे कॉनकेव मिरर और दूसरा पढ़ेंगे कॉन्वेक्स मिरर। तो ये बेसिकली क्या हुआ? स्फेरिकल मिरर, और ये इसका सेंटर हुआ। क्या हुआ? सेंटर। अब यहां ध्यान से देखिए, इस स्फेरिकल मिरर को दो पार्ट में हम डिवाइड कर लेते हैं। स्फेरिकल मिरर दो पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। स्फेरिकल मिरर का एक पार्ट जो होगा वो कहलाएगा कॉनकेव मिरर, और एक पार्ट जो कहलाएगा वो होगा कॉन्वेक्स मिरर। समझिएगा कैसे। अगर मैंने एक स्फेरिकल मिरर लिया और उसे सेंटर से, ये सेंटर है उसका, सेंटर से मैंने उसे तोड़ दिया। क्या कर दिया? सेंटर से उसे तोड़ दिया। तो तोड़ करके दो पार्ट आपके बने, एक पार्ट ये बना, दूसरा पार्ट आपका ये बना। देख रहे हैं, यही पार्ट है आखिर दोनों को दोनों। इसमें से इस वाले पार्ट पर मैंने अंदर की तरफ पेंट कर दिया, और इस वाले पार्ट पर मैंने बाहर की तरफ पेंट कर दिया। मैंने बताया था आपको डॉटेड लाइंस, ऑब्लिक लाइंस, जो ऑब्लिक लाइंस रहेंगी हमेशा पेंट के लिए मैं यूज करूंगा। तो यहां पर मैंने अंदर की तरफ पेंट कर दिया और यहां बाहर की तरफ पेंट कर दिया। तो यहां पर क्या हुआ? पेंटेड इनसाइड कर्व्ड पोर्शन। और ये क्या हुआ? पेंटेड आउटसाइड द कर्व्ड पोर्शन। तो जब पेंट को हॉलो स्फीयर ऑफ ग्लास के एक पार्ट, जिसको हम स्फेरिकल मिरर बोल रहे हैं, उस स्फेरिकल मिरर को अगर मैं सेंटर से काट करके अलग कर दूं तो दो पार्ट बनता है, जिसमें अंदर की तरफ वाले को पेंट कर दिया गया, बाहर वाले को पेंट कर दिया गया। तो जो अंदर की तरफ पेंट होता है उसे हम कहते हैं कॉन्वेक्स मिरर, और जो बाहर की तरफ पेंट होता है उसको बोलते हैं कॉनकेव मिरर। क्या कहते हैं उसको? कॉनकेव मिरर। सो कॉनकेव मिरर इज अ पार्ट ऑफ स्फेरिकल मिरर इन विच रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज बेंट इनसाइड।
और यहां पर देख रहे होंगे आप ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस बेंट आउटसाइड। तो ये जो चीज है ये उसका क्या है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। और ये क्या है इसका, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। तो ये दोनों ही क्या है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। क्या है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। तो इसको बोलते हैं कॉनकेव मिरर और इसे बोलते हैं कॉन्वेक्स मिरर। तो आपको समझ में आ गया होगा कि कॉन्वेक्स मिरर अंदर की तरफ पेंटेड होता है और कॉनकेव मिरर बाहर की तरफ पेंटेड होता है, उसे हम बोलते हैं कॉनकेव और इसे बोलते हैं हम लोग कॉन्वेक्स मिरर। अब ये चीज समझने के बाद, ये कॉन्सेप्ट आपको समझने के बाद थोड़ा और बात करते हैं मिरर के बारे में, कुछ टर्म्स के बारे में। कुछ टर्म्स हमको देखने हैं, हम उन टर्म्स के बारे में बात करते हैं डिटेल में। तो यहां पर मैंने 2 मिरर बना दिए। आप सभी मालूम है जो मैं मिरर बना रहा हूं उसका नाम क्या है, कॉनकेव। वेरी गुड। और इस मिरर का नाम क्या है, कॉन्वेक्स। एक्चुअल में कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर का जो सेंटर पॉइंट होता है उसे बोलते हैं पोल। क्या बोलते हैं, ये क्या है, पोल, पी पी। तो पोल क्या हो गया, इट इज द मिडिल पोर्शन ऑफ कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर। याद रखिएगा, मैं सारे डेफिनेशंस कॉन्सेप्ट से देता हूं, बुक की डेफिनेशन से कुछ अलग हो सकते हैं, तो इससे घबराना नहीं है, कंफ्यूज नहीं होना है। कॉन्सेप्ट से आप खुद से डेफिनेशन को भी लिख सकते हैं। लॉ खुद से नहीं लिखना है, बट डेफिनेशन आप खुद से लिख सकते हैं। तो पोल हो गया। पोल के बाद पोल से एक डॉटेड लाइन, इमेजिनरी लाइन पास होती है, और वो जो डॉटेड लाइन पास होती है, इमेजिनरी लाइन, उसे बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस, इट इज दी या इट इज एन imaginary line passing through pole of the concave convex मिरर, उसे बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। क्या कहते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस पर ही एक पॉइंट होता है जिसको बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या कहते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो ये जो लाइन हुई, इस लाइन का नाम हमने देख लिया प्रिंसिपल एक्सिस। ये जो पोर्शन हमने बनाया इसे बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। कर्वेचर का सेंटर, कर्वेचर का सेंटर। तो कर्वेचर का सेंटर जो है, जिसे हम क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं, वो बेसिकली है क्या, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ अ कॉनकेव मिरर इज इन फ्रंट ऑफ इट, बट सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ कॉन्वेक्स मिरर इज बिहाइंड ऑफ इट। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या हुआ, स्फेरिकल मिरर का सेंटर है। ये क्या है, स्फेरिकल मिरर का सेंटर। तो यहां पर हम लिख सकते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर के बारे में, सेंटर ऑफ कर्वेचर, इट इज द सेंटर ऑफ spherical glass which is a part of hollow। तो बात करते हैं प्रिंसिपल फोकस के बारे में। तो प्रिंसिपल फोकस में पॉइंट ऑन प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल फोकस क्या हुआ कॉनकेव का, पॉइंट ऑन प्रिंसिपल एक्सिस
या फिर कह सकते हैं इसको में हम लोग, इट इज द पॉइंट ऑन प्रिंसिपल एक्सिस एट विच ray of light after reflection actually passes। और यहां प्रिंसिपल फोकस क्या हो जाएगा, इट इज द पॉइंट ऑन principal axis at which light after reflection appears to passes। तो यहां पर केवल अपीयरेंस हुआ और यहां पर एक्चुअल हुआ, यहां पर एक्चुअल और यहां क्या हुआ, अपीयरेंस हुआ। अब ये चीज समझने के बाद थोड़ी चीजों को और अच्छे से समझते हैं, और वो चीजें क्या होंगी, वो चीजें ये होंगी कि किस तरह से हम प्रिंसिपल फोकस के जरिए फोकल लेंथ को डिफाइन कर सकते हैं। काहे को, फोकल लेंथ को। तो फोकल लेंथ क्या हुआ समझिएगा, फोकल लेंथ distance of principal focus to the pole of mirror is called focal length, is called focal length। तो ये जो डिस्टेंस दिख रहा है आपको, ये डिस्टेंस, ये कहलाता है फोकल लेंथ। क्या कहलाता है, फोकल लेंथ कहलाता है। अब फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर में एक रिलेशन देखिए, रिलेशन बिटवीन रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड फोकल लेंथ। ध्यान से देखिएगा, तो यहां पर मैंने एक मिरर बनाया, कॉनकेव मिरर, ये है रेडियस ऑफ कर्वेचर और ये है फोकल लेंथ। आपको साफ साफ दिखाई दे रहा होगा कि रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है, रेडियस ऑफ कर्वेचर वो जस्ट डबल है फोकल लेंथ के। किसके, फोकल लेंथ के जस्ट डबल है। इसका मतलब R इज इक्वल्स टू 2F। जिस तरह हम लोग सर्कल में पढ़ते हैं डायमीटर का रेडियस के साथ रिलेशन, डायमीटर रेडियस का डबल होता है, या कह सकते हैं रेडियस डायमीटर का आधा होता है। सेम चीज यहां पर ये है, रेडियस ऑफ कर्वेचर फोकल लेंथ का डबल होता है, या कह सकते हैं कि फोकल लेंथ रेडियस ऑफ कर्वेचर का आधा होता है। तो ये एक रिलेशन मिल गया किसका, फोकल लेंथ का आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर के साथ में। काहे के साथ में, रेडियस ऑफ कर्वेचर के साथ में। अब अगर कॉनकेव मिरर की बात करूं तो कॉनकेव मिरर का आपको एग्जांपल घर में रखे स्पून से आपको समझ में आएगा। या ध्यान से देखिए, केवल इतने सरफेस को देखिए और इसको देखिए। आप जब स्पून में अपना चेहरा देखते हैं तो यहां से भी नजर में आता है और यहां से भी नजर में आता है। अगर मैंने इस साइड को पेंट कर दिया तो अंदर का ये जो हिस्सा दिख रहा है आपको, अंदर में दबा हुआ, ये बन जाता है कॉनकेव मिरर। और अगर मैंने इसके अंदर के हिस्से को पेंट कर दिया तो ये जो बाहर का उभरा हुआ हिस्सा आपको नजर में आ रहा है, ये कहलाता है कॉन्वेक्स मिरर। क्या कहलाता है, कॉन्वेक्स मिरर। तो ये बन गया आपका कॉन्वेक्स मिरर और ये आपका बन गया कॉनकेव मिरर। अंदर की तरफ धंसा हुआ कॉनकेव मिरर कहलाता है,
बाहर की तरफ उभरा हुआ कॉन्वेक्स मिरर कहलाता है। तो ये सारी चीज़ें समझने के बाद आगे के लेक्चर में हम बात करेंगे, जो हमारा अगला लेक्चर होगा उसमें हम बात करेंगे इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर एज वेल एज कॉन्वेक्स मिरर। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब बिल्कुल करें, दोस्तों तक पहुंचाएं, उन्हें हेल्प करें, क्योंकि लॉकडाउन में आप लोग के लिए ये वीडियो अगर इफेक्टिव होता है तो प्लीज कमेंट करके मुझे बताएं। कोई भी डाउट होता है तो मुझे कमेंट बॉक्स पे आकर कमेंट करें। थैंक यू।